नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल पॉसिबल विथ नवीन में। दोस्तों, आज ये तीसरा टॉपिक का पार्ट 1 है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। तो सबसे पार्ट 1 में क्या है, सबसे पहले आपको राज्यसभा का डिटेल्स दे दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद सेकेंड पार्ट में इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दिया जाएगा। यानी उस पार्ट में वैसे ऑब्जेक्टिव आएंगे जो एग्जामिनेशन में या तो पूछे जा चुके हैं या उसी पैटर्न के पूछे जाते हैं। तो दोनों पार्ट को देखना आपके लिए ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि थ्योरी पढ़ लिए तो एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा ये आपको आइडिया नहीं रहेगा। और अगर मान लीजिए आप खाली एमसीक्यूज़ देख लिए तो आपको थ्योरी का ऊपर निकल जाएगा। तो इसलिए आपको पहले थ्योरी देख लीजिए, थ्योरी देखने के बाद एमसीक्यूज़ देखिए, ताकि आपको लगेगा कि क्वेश्चन किस आधार पर पूछता है और हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को पूरा देखिए, एक बार समझिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू किया जाए। तो टॉपिक 3 पार्ट 1, हमारे चैनल को वॉच, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू किया जाए। राज्यसभा तो कहता है कि राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन या उच्च सदन भी कहते हैं। प्रथम सदन कौन था? प्रथम सदन जो था आपका वो लोकसभा था, प्रथम सदन या निम्न सदन, और राज्यसभा को द्वितीय सदन या उच्च सदन भी कहा जाता है। फिर कहते हैं कि राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था तथा इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तो राज्यसभा का जो गठन था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, लेकिन इसकी बैठक जो पहला हुआ था वो 13 मई 1952 को हुई थी। तो फिर कहता है कि भारतीय संविधान के चौथे अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन का प्रावधान मिलता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है कि केंद्र के पास कितना होगा, राज्य के पास कितना होगा, इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट कहता है कि सदस्यों की संख्या। तो कहता है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। माने मैक्सिमम जो है वो राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें ये सीधा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो 250 कहता है, जिनमें 238 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। कहता है कि अधिकतम जो 250 सदस्य हैं, तो अधिकतम 250 सदस्य में राष्ट्रपति द्वारा 12 होते हैं और केंद्र और राज्य स्टेट से 238 माने सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति जो है ऐसे व्यक्तियों को जिनको साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान हो या ख्याति प्राप्त हो, उन लोगों को क्या करता है, राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करता है। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 के तहत भी है। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन आपको आएगा कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में है। कहता है कि वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। अभी वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें 233 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो चलिए एक बार पहले इसको समझ लेते हैं, फिर चलेंगे योग्यता की ओर। कहता है कि राज्यसभा में अधिकतम जो होता है वो 250 सदस्य हो सकता है, जिनमें 238 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। तो राष्ट्रपति किनको मनोनीत करता है? जो 12 लोग हैं भाई। तो राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिनको साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान हो, ये संविधान का अनुच्छेद 80 कहता है। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें 233 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। फिर कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता।
तो कहता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तो इसमें मोटा मोटी एक चीज़ समझना है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो कहता है कि राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से लोकसभा जो है वो जनता का प्रतिनिधि करता है, जनता का प्रतिनिधिमंडल है, वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो उसी तरह से राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधिमंडल है। इसमें राज्यों के जो विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं, विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो कहता है कि राज्यसभा के लिए निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तो राज्यसभा का निर्वाचन जो वही जो जैसे जो राष्ट्रपति का होता था वैसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो राज्यसभा के लिए निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष ढंग से। कहता है कि कार्यकाल। तो राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता। राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, वो कभी विघटित नहीं होता। जैसे लोकसभा का जैसे कार्यकाल 5 वर्ष का था और वो उसको राष्ट्रपति जो है पहले भी विघटित कर सकता था, लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा कोई शर्त नहीं है। यह एक अस्थाई सदन है और इसका विघटन भी नहीं होता है। तो कहता है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो अब आपके मन में दिमाग में आएगा कि भाई 6 वर्ष के लिए चुना जा रहा है, तो 6 वर्ष जब खत्म होगा तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो वैसा नहीं होता। इसमें देखिए क्या है कि राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वे 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके जगह पर नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। तो यानी कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा में जो है 1/3 जो सदस्य है एवरी 2 ईयर्स में 2 साल में 1/3 सदस्य जो है वो उसकी जो अवधि है 6 वर्ष वाली वो समाप्त होती है, उसके जगह पर नया आता है। फिर अगला साल अगला 2 वर्ष में फिर 1/3 होगा, फिर समाप्त होगा। तो इस तरह से वो कभी समाप्त नहीं होता और ये चक्र चलते रहता है। कहता है कि राज्यसभा का सभापति। तो कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का एक उपसभापति भी होता है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री एस.बी. मूर्तिराव कृष्णमूर्ति राव थे। इसमें एक बात क्या याद रखना है मेनली रूप से कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति कह सकते हो या अध्यक्ष कह सकते हो, सभापति होता है। ठीक है। तो भारत का जो भी वर्तमान का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा, थोड़ा घुमा फिरा के। तो वो कैसे घुमा फिरा के पूछता है वो आपको जब हम एमसीक्यूज़ का डिटेल्स करवाएंगे तो वहाँ पे आप देखना कि क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है। तो ये जानने के साथ साथ आपको वो भी देखना ज़रूरी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि क्वेश्चन आखिर इतना घुमाता कैसे है। मतलब वही रहता है लेकिन घुमा के खाली आपको कंफ्यूज करता है। तो इसलिए दोनों वीडियो देखना आपको ज़रूरी है। नेक्स्ट कहता है कि राज्यसभा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो कहता है केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं। जैसे अभी वर्तमान में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 3 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके सदस्य राज्यसभा में शामिल होते हैं। ठीक है। कहता राष्ट्रपति कम से कम वर्ष में 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कम से कम राष्ट्रपति वर्ष में 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाएगा।
राज्यसभा की पहली बैठक और अंतिम बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब सेम वही लोकसभा वाला ही फार्मूला है कि मिनिमम साल में 2 बार तो बैठक होना ही होना है और 2 बैठक के बीच 6 महीना से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कहता है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधि उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। तो सेम ये लोकसभा में भी यही था कि राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में ही प्रतिनिधि दिया गया है। नेक्स्ट, संसद उच्चतम विधायी संस्था है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत की जो संसद है वो भारत में कानून बनाने के लिए सबसे बड़ी संस्था है, इससे बड़ा कोई नहीं है। कहता है कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। तो सीधा सीधा एकदम क्वेश्चन आएगा एकदम कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 368 ध्यान रखना है आपको। कहता है जब कोई संसद सदस्य जब 60 दिनों तक सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो ये बात आप लोग को समझ जाना है कि जब कोई संसद सदस्य 60 दिनों तक बिना बताए अगर अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, शून्यकाल नहीं, शून्यकाल भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है। ठीक है, यह अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। लोकसभा में इसका समय जो है 12 बजे दोपहर से 1 बजे तक होता है। ठीक है, शून्यकाल नहीं, शून्यकाल भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है और यह अधिकतम कितना 1 घंटे का हो सकता है। लोकसभा में इसका समय जो है 12 बजे से 1 बजे तक होता है। कहता है कि धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में है। सीधा सीधा आएगा, धन विधेयक या वित्त विधेयक किसी को बोलते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे धन विधेयक और वित्त विधेयक पूछ दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाना। तो धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में है। फिर कहता है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। फिर कहता है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों तक ही रोक सकता है। अगर उसके बाद अगर स्वीकृति नहीं देता है तो वो स्वतः पारित हो जाएगा। कहता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको हम लोकसभा के टाइम में भी पढ़ाए थे और राष्ट्रपति में भी पढ़ाए थे आपको कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो कैसे बुलाता है? तो जब किसी विधेयक बोले तो साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। फिर कहता है कि अनुच्छेद 118 के 4 के तहत संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? तो बुलाएगा कौन? 108 के तहत बुलाएगा राष्ट्रपति। लेकिन उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष 118। तो ध्यान रखना है कि 8 में बुलाएगा और 18 में अध्यक्षता करेगा। तो 108 में राष्ट्रपति जी बुला रहे हैं और 118 में लोकसभा के अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। कहता है कि अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। फिर कहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, कहता प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। चलिए यहाँ से फिर MCQ स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला पहले यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट आए, थोड़ा अगर लगे कि हम थोड़ा फास्ट बोल दिए हैं तो आप प्लेबैक में जाके इसको स्लो करके देख सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज में मिलते हैं।